वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने की हिदायत जारी की है। मुल्क में 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। सेहत आमा की सहूलत के लिए PM केयर्स की जानिब से ये काम किया जाएगा। इससे मुल्क में जिलाई सतह पर ऑक्सीजन की दस्तयाबी में इजाफा होगा। मुख्तलिफ रियासतों के सरकारी अस्पतालों में प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी होगी। दिल्ली में कोरोना से पैदा हुए हालात में सुधार न होने के सबब लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तौसी कर दी गई है। 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में तौसी का ऐलान किया। इन्होंने कहा, काफी गौर खौज के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी हो गया था। बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ज्यादा हो गई है। ऑक्सीजन की किल्लत से भी हालात बदतर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि दिल्ली को 330 मैट्रिक टन के आसपास ही ऑक्सीजन पहुंच पा रही है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा मुतबादिल नजर नहीं आ रहा था। इससे कबल 19 अप्रैल की रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो आज शाम 5 बजे खत्म होने वाला था। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। वहीं बीजेपी रहनुमा और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर तनकीद की और दिल्ली में मौजूदा सूरत-ए-हाल के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। के पास चारा भी है, क्योंकि आपने हालत देखी होगी किस तरीके से लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। ना बेड्स अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, ना फैबी फ्लू इतनी मुश्किल से अवेलेबल है, जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या है, एक जगह बेड बता दीजिए, आप एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है, वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है। आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। और उस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे ही दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना मुतासिरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 3,49,786 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 2,767 अफराद की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 2,17,113 मरीज शिफायाब हुए हैं। कोरोना से महलूकीन की मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,92,311 की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1,69,60,110 अफराद मुल्क में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वहीं 1,40,50,110 कोरोना की जंग जीत चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद 26,82,751 है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में 24,103 अफराद कोरोना के मरीज हुए। वहीं 357 अफराद मौत के आगोश में जा चुके हैं। इस दौरान कोरोना के 22,000 मरीजों को शिफायाबी भी नसीब हुई है। लगातार कोरोना के चौंका देने वाले मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में 3,49,691 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 2,767 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दूं, पूरे केसेस की बात करें पूरे भारत की तो 1,59,60,172 लोग हैं जो अब तक कोरोना से संक्रमित हैं। आपको बता दूं, उसी दूसरी तरफ
राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,103 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से 357 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरी दिल्ली की बात करें तो टोटल केसेस 10,04,772 है और वहीं संक्रमण दर की बात करें तो 30% से ऊपर है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, मास्क लगाना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली में अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हद से ज्यादा है। घंटों इंतजार के बाद अस्पताल में जगह मिली, वहीं ऑक्सीजन तो ब्लैक में भी नहीं मिल पा रही है और जहां मिल भी रही है तो 40,000 तक एक सिलेंडर की कीमत बताई जाती है। आम लोग परेशान है और मरकजी और रियासती हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। मेरे पिताजी 70 ईयर्स ओल्ड हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में खरीदा 40,000 का, रात में वो ख़त्म हो गया। अब देखने आया हूँ, ना बेड है ना ऑक्सीजन है, कहीं पे ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। केजरीवाल साहब, मोदी जी कुछ करिए। अब केसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रात में हम यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बज रहा है जैसे पटाखे बजते हैं, उसकी तरह से डेथ हो रही है। कोई देखने वाला कहीं कुछ नहीं है, सब परेशान है बहुत। हम भी बड़े परेशान रहे हैं। 4 घंटे बाद जाके इन्होंने एडमिट किया हमें, वो भी बड़ी रिक्वेस्ट करने से। मुंबई मेयर किशोरी ने मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशोरी ने कहा कि 1 मई से मुंबई में भी वैक्सीनेशन का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। मुंबई के हर इलाके में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इन्होंने टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन सेंटर पर जाने की अपील की है। इलाके में 1 वीक 2 वीक 3 वीक रह के फर्स्ट डोज सेकंड डोज उधर ही दिया जाए, ये हम सोच रहे हैं। और उसका आने वाले 1 मई से जो चालू होने वाली है वैक्सीनेशन 18 साल के लोगों के लिए, तो अभी उसका 3 पार्ट करना ज़रूरी है। और हम वो सोच रहे कि 18 ईयर्स का अलग रखने का, जो फर्स्ट 45 ईयर जो कोमॉर्बिडिटी रहती है उनको एक करना, और सेकेंड डोज सबका जो 45 ईयर्स के आगे का और 60 के ऊपर के ही सब सेकेंड डोज अलग। तो सेकेंड, फर्स्ट और फ्रेश जो अभी 18 ईयर, ऐसे 3 ये करते तो ज़्यादा ये नहीं होगी। और उसमें कोविन जो हमारा ऐप है, सेकेंड ऐप जो डेवलप होके आया है, उसके ऊपर खुद का रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उधर से अपने को एक कोड नंबर आता है और वो मैसेज आता है, वो लेके ही केंद्र पे जाना है, नहीं तो बहुत ही गर्दी हो जाएगी और उसमें कोविड-19 कोरोना का बाधित होना चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये उसके ऊपर हम सब सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वाइज भीड़ ना बने करके कैसे वैक्सीन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में नाकिस तिब्बी इंतजाम का इल्जाम तो अपोजिशन लगा ही रहा था। अब शिवराज सिंह हुकूमत के लोगों ने भी हुकूमत की हिकमत अमली को सख्त तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रदीप जायसवाल ने भी कोरोना कहर में हुकूमत के इंतजामात को लेकर कहा कि हुकूमत और इंतजामिया में बैठे लोग काम करने के बजाय सिर्फ मीटिंग खेलने में अपना वक्त गुजार रहे हैं। सिर्फ मीटिंग में जा रहा है, कोई क्षेत्र में देखने नहीं आ रहा है किसका इलाज क्या हो रहा है। कोई मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई किसी डॉक्टर पे किसी का कोई अंकुश नहीं है। किसका इलाज क्या हो रहा है, कोई भगवान भरोसे मरीज चल रहा है, जो मर गया उसको गाड़ी देते ले जाके ये चल रहा है। सब मीटिंग में पूरा समय जा रहा है, मीटिंग। कलेक्टर कटंगी जाते हैं, जब वाराणसी का हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहा है, कोविड सेंटर, कटंगी जाने की क्या जरूरत है आपको? अभी नहीं खुल। अरे कटंगी वाले तो वाराणसी आ रहे, आप कटंगी जाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हो। पहले वाराणसी का हॉस्पिटल चालू करते, उसके बाद कटंगी में प्रयास करो। तो इस तरह से पूरा दिखावा चल रहा है, पूरा मजाक चल रहा है, मजाक जनता के साथ पूरी जिले। भैया आखिरी सवाल, क्या शासन मानते शासन को या प्रशासन? प्रशासन जवाबदार, पूरा जिला प्रशासन पूरा जवाबदार। जिला प्रशासन हमारे जैसे नेता वो जवाबदार है कि हम समन्वय नहीं बैठा पा रहे, जनता को हम राहत नहीं दे पा रहे। हमको कुछ नहीं मालूम किसी को कहाँ मरीज का क्या इलाज हो रहा है, किसको इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन कहाँ जा रहा है। मुल्क में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब करने की हिदायत। पीएम केयर्स की जानिब से नस्ब किए जाएंगे ये ऑक्सीजन प्लांट्स। जिलाई सतह पर ऑक्सीजन की दस्तयाबी में होगा इजाफा। रियासतों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे ये प्लांट्स
तरजीही बुनियादों पर प्लांट्स को शुरू करने की पीएम मोदी ने दी हिदायत। पहले ही 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की तंसीब का अमल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुल्क में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब करने की हिदायत। पीएम केयर फंड की जानिब से नस्ब किए जाएंगे ये ऑक्सीजन प्लांट्स। जिलाई सतह पर ऑक्सीजन की दस्तयाबी में होगा इजाफा। रियासतों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे ये प्लांट्स। तरजीही बुनियाद पर प्लांट्स को शुरू करने की पीएम मोदी ने हिदायत दी है। पहले ही 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की तंसीब का अमल जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुल्क में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नस्ब करने की हिदायत। पीएम केयर फंड की जानिब से नस्ब किए जाएंगे ये ऑक्सीजन प्लांट्स। जिले सतह पर ऑक्सीजन की दस्तयाबी में होगा इजाफा। रियासतों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे ये प्लांट्स। तरजीही बुनियाद पर प्लांट्स को शुरू करने की पीएम मोदी ने दी हिदायत। पहले 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की तंसीब का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें इन्होंने कोरोना और वैक्सीन के हवाले से इज़हार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि कोरोना सब्र का इम्तिहान ले रहा है, कोरोना से मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ माहिरीन के मशवरों पर ही अमल पैरा हो, वहीं वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। बिहार में कोरोना वायरस का कहर जारी है, अस्पतालों में जगह नहीं है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने बेड्स न होने का ऐलान लगा दिया। ऐसे में मरीज अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान पटना में ऐसे आइसोलेशन सेंटर है जहां दर्जनों बेड्स खाली हैं और 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स मौजूद हैं। पटना में कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, लेकिन सरकार ने इस बीच पटना में 4 आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। एक यहाँ राजेंद्र नगर में जो नेत्र अस्पताल था उसे पूरा का पूरा आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। होटल पाटलिपुत्र अशोक कंगन घाट पर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और चौथा आइसोलेशन सेंटर सगुना मोड़ के पास सरकार ने बनाया है। और सभी आइसोलेशन सेंटर में 50 से अधिक बेड हैं और वहाँ पर तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक कोरोना मरीज को मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, डॉक्टर, नर्स और तमाम वो मेडिकल व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। हालांकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आइसोलेशन सेंटर में भी कोरोना मरीज का इलाज हो सकता है, लेकिन जब भी किसी को कोविड हो रहा है तो लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में वो निजी अस्पताल या फिर किसी बड़े अस्पताल का चक्कर काटना शुरू करते हैं, जबकि उनका इलाज आइसोलेशन सेंटर में भी संभव है। आइसोलेशन सेंटर्स में ये सुविधा है कि 100 समय अगर मरीज पहुंच जाता है, जब उसका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे और 90 से ऊपर रहता है, तो ऐसे मरीज अगर 100 समय पहुंच जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन पड़ने के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और उनमें भविष्य में जो ज़्यादा बीमार पड़ने के बाद ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसा नौबत नहीं आता। इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई? यहाँ ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था है, स्टाफ डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ भी आएंगी। ये सब प्रिविलेज दिया जाएगा मरीजों को। यहाँ पर लगभग कितने मरीज एक साथ रह सकते हैं? 100 से ऊपर बेड है जो ऑक्सीजन जनित बेड है। तो कुल मिला के देखिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हैं। एक साधारण जो कोविड रोगी है जो बहुत सीरियस नहीं है उनको यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन लोगों के जानकारी के अभाव में लोग आइसोलेशन सेंटर नहीं पहुँच रहे हैं, जबकि पटना के चारों आइसोलेशन सेंटर में कई बेड खाली हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के इस दौर में जहां
खानदान का खानदान कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। ऐसे हालत में पटना की 2 बहनें कोरोना मुस्बत लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई। पटना की ये 2 बहनें हर दिन कोरोना मुतासिरीन के घर तक मुफ्त खाना पहुंचा रही हैं। कुछ महीने पहले अनुपमा की वालदा और बहन दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तो इन्हें भी दूसरे की परेशानियों का एहसास है। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में लोग संक्रमित होते होंगे, छोटे बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग दंपति होंगे जो कोरोना संक्रमित हो रहे होंगे या अकेले रह रहे होंगे, कोरोना संक्रमित हो गए होंगे। उनको खाना कौन देता होगा? तो लगा कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। हम सोचे थे कि अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर तक भेजेंगे, लेकिन मेरे दूसरे दिन से हम 11 किलोमीटर तक भेजने लगे। हम इंदिरा नगर, पाटलिपुत्रा, बोरिंग रोड, नाला रोड, कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। बस इतना सोचे कि इस साल 1 साल में बच्चे का बर्थडे नहीं मनाएंगे, खुद का बर्थडे नहीं मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, और वो जो सेविंग होगा ना, पर त्योहार में कपड़ा नहीं खरीदेंगे, वो सेविंग यहाँ लगाएंगे, बस और कुछ नहीं है। और वो सेविंग ही एनफ होता है। और हमको काफी लोग फोन कर रहे हैं कि मेरे से कुछ डोनेशन ले लीजिए, हम आपको आपके अकाउंट में पैसा देंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से फोन आ रहा है कि हम लोग माइग्रेट बिहारी हैं, बिहार से बाहर हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने डोनेशन के लिए साफ मना किया है। हमें ना अनाज चाहिए ना पैसा चाहिए। अगर आपको इतना ही मन है तो ये वैश्विक आपदा है, हर जगह परेशान लोग हैं, आप उनको मदद कर दीजिए। खाना नहीं बना के कर सकते हैं तो उनके घर कच्चा सामान भेज दीजिए। कच्चा सामान नहीं दे सकते हैं तो बहुत का हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आप बिल को पेड करने में मदद करिए। किसी न किसी रूप में आप मदद कर सकते हैं अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं। सोशल हीरो बनना नहीं है हमको, आप खुद भी एक सोशल हीरो हैं। मेरी दीदी खाना बनाती है किचन में, तब तक मैं उसकी 3 महीने की जो बेटी है मैं उसे संभालती हूँ। फिर खाना बनाने के बाद हम दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं साथ में। उसके बाद मैं लेकर जाती हूँ खाना, जहाँ जहाँ मतलब जिनको ज़रूरत होता है उन्हें खाना पहुँचाती हूँ। साथ में जो भी ग्रोसरी घट रहा है वो ग्रोसरी खरीद कर लेकर आने का मेरा काम है। मदद करने टाइम मैं जब उन लोगों के पास खाना लेकर जाती हूँ तो मुझे फीडबैक मिलता है कि मैं 6 दिन से भूखी थी, मैं 5 दिन से भूखी थी, सत्तू पी के रह रही थी। वो भी सत्तू थोड़ा थोड़ा पी रही थी कि सत्तू खत्म ना हो जाए, क्योंकि बीमार हूँ, बाहर नहीं जाकर कुछ भी लेकर आ सकती हूँ। बीमार हूँ इसलिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। तो जब ले जाकर मैं देती हूँ उन लोगों को खाना ना, तो इतना अच्छा महसूस होता है, लगता है जीवन सफल है किसी को खाना, किसी भूखे को खाना खिलाकर, जरूरतमंद को खाना खिलाकर। शुरू में तो हम लोग आसपास का ही लिए थे, राजेंद्र नगर, दरियापुर गोला, बगल का मोहा टोला, ये सब जगह का लिए थे। लेकिन इतने ज्यादा कॉल आ रहे थे और इतने नीडी लोग थे ना कि हम लोग दूर दूर का भी लेने मतलब खाना पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मैं और अपने कुछ दोस्तों के हेल्प की मदद से मैं पटना में 25-25 किलोमीटर दूर तक हम लोग जा रहे हैं खाना पहुंचाने के लिए। 2 टाइम खाना पहुंचाते हैं, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। जो बहुत दूर के होते हैं उनको एक टाइम में ही दोनों टाइम का खाना पहुंचा देते हैं। ऑक्सीजन की अहमियत क्या होती है कोरोना के इस दौर में, ये मरीज और परेशान होने वाले लोग ही समझ सकेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई के काम में कुछ ऐसे हीरो भी हैं जो 24 घंटे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। ऑक्सीजन ढो रहे ये तमाम नौजवान पिकअप ड्राइवर हैं जो पिछले 15 दिनों से सिर्फ ऑक्सीजन ही ढो रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर से बात की हमारे नुमाइंदे रजनीश ने। अब तक आपने कई कोरोना योद्धा की तस्वीरें देखी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे योद्धा जो 24 घंटे लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। तो ये देखिए, ये 3 युवा हैं जो अपनी गाड़ी पर 24 घंटा ऑक्सीजन ढोते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल। हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग, कितनी ड्यूटी कर रहे हैं? सर हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं सर। जो सुबह से 6 बजे से उठते हैं सर, करीब 7 बजे जाना पड़ता है सर। कितना ऑक्सीजन पहुंचाते हैं लोग? डेली सर 200 करीब से सिलेंडर आता है सर। धीरे धीरे कुछ कमी हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का कुछ सही हुआ है। कितने घंटे काम कर रहा है? 24 घंटा सर, रात में भी रहना पड़ता है, दिन में भी रहना पड़ता है। लगातार कई शहरों से ये खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन जैसे ही एजेंसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू होती है, रिफिलिंग के बाद ये लोग अपनी गाड़ी पर ऑक्सीजन लेते हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कोरोना योद्धा बनने की आपको भी जरूरत है। अगर आपके आसपास में भी अगर आपकी लोगों को जरूरत है तो आप भी पहल कीजिए और लोगों की जान बचाइए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर और हुकूमत की पाबंदियों ने आम जिंदगी मुतासिर किया है। वबा के रोकथाम के लिए लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू ने हजारों जिंदगियों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में भूखे और बेसहारा लोगों की बेलौस खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में हैदराबाद किला गोलकुंडा के रहने वाले नौजवान सैफ खान भी शामिल है। सैफ खान अपने खर्च से रोजाना रात में सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। सैफ खान अपने छोटे भाई के साथ रात 11 बजे से टोली चौकी, नारायण नगर, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में सड़क के किनारे रहने वालों को खाना और दीगर अशिया तकसीम करते हैं। सैफ खान रमज़ान की मुनासिबत से पेट्रोल पंप पर काम करने वालों और ATM सेंटर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी सहर का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये काम करने का मौका दिया है। जब से हमारे शहर में नाइट कर्फ्यू नाफिज हुआ है तब से लेकर आज तक हम फुटपाथ पर सोने वाले मुस्तहिक लोगों तक रोटी पहुंचा रहे हैं और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस काबिल रखे। जब तक नाइट कर्फ्यू चलेगा तब तक हम इन फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की मदद करेंगे और मैं और अपने छोटे भाई को लेकर इन मुस्तहिक लोगों तक रोटी पहुँचाता हूँ। और मैं मेरे नौजवान साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि आप शहर में जहाँ कहीं भी रहते हो अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, बजाय आप फिजूल खर्ची करने के इन फुटपाथ पर रहने वाले गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करें। मैं गोलकुंडा किले से रहने वाला हूँ। मैं टोली चौकी, रेती बोली, यहाँ पर जितने भी आसपास के इलाके में फुटपाथ पर जो गरीब सोते हैं उन लोगों तक रोटी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ।